अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जुमेरात है और जनवरी 2019 की 3 जमादिउल अव्वल और इसके साथ साथ पो की 28 तारीख है। अपने प्रोग्राम में सभी को खुशामदीद कहेंगे। ख़बरें हम शामिल करते हैं आमतौर पर वो जो आपके सामने नहीं रखी जाती हैं, बिलखुसूस इदारों के अंदर क्या कुछ होता है, क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा नहीं हो रहा, ये सब हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से फ़रीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रीद, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से ही इब्राहिम रिंद भी हमारा साथ दे रहे हैं। इब्राहिम, आपका भी शुक्रिया। लाहौर से काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद जमाल, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी। आप तीनों साहिबान का भी बहुत शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला शहर कायद का तज़किरा करेंगे। कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग माफिया बेकाबू हो गया है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे गैर कानूनी तौर पे पार्किंग बना ली गई है और फिर वहां मनमानी फ़ीस भी वसूल की जा रही है शहरियों से। और वो जगह जो KMC की जानिब से अलॉटेड हैं वहाँ भी ज़ायद पैसे वसूल किए जा रहे हैं। फ़रीद आलम साहब, ये बताइएगा कितनी अमाउंट जो है वो आम तौर पे वसूल की जाती है, 10 रुपये से लेके ऑनवर्ड कितना तक, और इसका क्राइटेरिया क्या है, और वो जगह जहां पार्किंग अलॉट नहीं है और वहां भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, शहर कायद में बहुत सारी माफिया सरगर्म है। उसमें चार्ज पार्किंग माफिया भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। KMC में की जो चार्ज पार्किंग है, इसके अलावा जो शहर में DMCs हैं उनकी चार्ज पार्किंग के साथ साथ शहर में सरकारी अफसरान KMC और DMCs के अफसरान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैनात अमला और इलाका पुलिस की मिली भगत से शहर में इस वक्त 300 से ज़ायद मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग्स लगाई जा रही हैं, जहां शहरियों से ज़बरदस्ती भारी रकम पार्किंग फ़ीस की मद में वसूल की जा रही है। और ये एक अंदाजे के मुताबिक शहर में जो है रोज़ाना योमिया की बुनियाद पर गैर कानूनी चार्ज पार्किंग में 30 से 40 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में जा रहे हैं। ये जगह सिंध बल्दिया उज़्मा कराची पहले जो SLGO 2013 से पहले बल्दिया उज़्मा कराची पूरे शहर के अंदर चार्ज पार्किंग लगाती थी और वो ठेके अलॉट करती थी। उसके अंदर ये होता था कि बल्दिया उज़्मा कराची का जो अमला महकमा चार्ज पार्किंग का जो अमला था वो इनकी लुक आफ्टर करता था, लेकिन जो है ये अमला जो है अब जो है बल्दिया उज़्मा कराची के बजाय ज़ाती मफादात और माली फ़वाइद के लिए काम कर रहा है। इनका जो एक इंस्पेक्टर से लेके जो दीगर अफसरान है खुद ये पार्किंग के अंदर शराकतदार बन गए। उसके बाद इन्होंने ठेकेदारों से मिली भगत की जो सरकारी नर्क था, इनका मोटरसाइकिल की फ़ीस 5 रुपये और गाड़ी की फ़ीस 10 रुपये, उसकी जगह जो है इन्होंने पार्किंग जो सरकारी चार्ज पार्किंग उसमें जो पोश इलाके हैं जैसे तारिक रोड हो गया, सदर हो गया, हैदरी मार्केट हो गई, करीमाबाद हो गया, जो बड़े पोश इलाके हैं जहाँ शॉपिंग मॉल्स बने हुए, वहाँ पर मोटरसाइकिल फ़ीस की मद 20 से 30 रुपये और कार की मद में 50 से 100 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी इत्तला जो है महकमा चार्ज पार्किंग के आला अफसरान और दीगर लोगों को की जाती रही है। ताहम कई सालों से ये धंधा जारी है, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं की जा रही। इसके अलावा इन्हीं अफसरान की मिली भगत से, क्योंकि हुकूमत सिंध शहर कायद के मामला से बिल्कुल अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। मेयर कराची के आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जो शहरियों के दरपेश मसाइल हैं, जिसमें बड़ा मसला चार्ज पार्किंग का है, उसको हल किया जाएगा, उसमें मदद दी जाएगी। लेकिन मेयर कराची, म्युनिसिपल कमिश्नर, तमाम के तमाम 6 डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी बल्दियात, वजीर बल्दियात और ख़ुद कमिश्नर कराची की बिल्कुल अदम दिलचस्पी की वजह से जो है माफिया जो है शहर में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और गैर कानूनी कारोबार तेज़ी से फ़रोग पा रहा है, जिसमें चार्ज पार्किंग सर फहरिस्त है। इस वक्त शहर के 6 अजला के अंदर तकरीबन 400 से 500 मकामात के ऊपर गैर कानूनी पार्किंग लगाई जा रही है, जिससे वसूल होने वाली रकम KMC, DMCs, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो अफसरान हैं उनसे लेकर महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान तक की जेबों में जा रहे हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं और जो हमने इस पर तहकीकात भी की है कि KMC के जो एक सदर जोन है, सदर जोन में कम अज़ कम जो है 70 से 80 मुकामात पर सरकारी और गैर पार्किंग और तकरीबन 200 मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग लगाई जा रही। इन तमाम पार्किंग में महकमा चार्ज पार्किंग का एक इंस्पेक्टर मुलविस है, जो खुद उनमें कई पार्किंग में शराकतदार है। इसके अलावा कई डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी जो पार्किंग में शराकतदार हैं। इसके अलावा DMCs SLGO 2013 के बाद जब डिवॉल्व हुआ तो चार्ज पार्किंग और दीगर कई महकमे जो है डिवॉल्व करके DMCs को मुंतकिल किए गए, उसमें महकमा चार्ज पार्किंग भी था। पहले तो लोग KMC को भुगत रहे थे, उसके बाद जब चार्ज पार्किंग DMCs के अंदर आई तो DMCs के अंदर तो अब सूरत हाल ये है कि DMCs के
अफसरान ने जो है माफिया के साथ मिलकर गली गली के अंदर चार्ज पार्किंग लगा दी। कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई पार्क ऐसा नहीं है, कोई शॉपिंग प्लाजा ऐसा नहीं है, कोई छोटी बड़ी मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पर चार्ज पार्किंग वसूल नहीं की जा रही हो। इसके अलावा इसमें जो गोरख धंधा ये होता है कि जब ये चार्ज पार्किंग का ठेका देते हैं तो एरिया नाप के देते हैं कि आपको 200 मीटर तक आप चार्ज पार्किंग कर सकते हैं, 500 मीटर तक कर सकते हैं, 1000 मीटर तक ये एरिया होता है, जिसकी मद में ये पैसे लेने के बाद जो डीएमसी थे और केएमसी के अकाउंट में जमा होते हैं। लेकिन उस रकबे के अलावा जो अतराफ में पार्किंग की जाती है उसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता, जिससे लाखों रुपए रोजाना वसूल किए जाते हैं। अब तक जो केएमसी को नुकसान हो रहा है रेवेन्यू की मद में, अगर हम केएमसी का ही खसारा लगा लें तो कई अरब रुपए का ऐसा खसारा हो चुका है। जो खसारा नहीं है वो पैसे वसूल किए गए हैं, लेकिन वो कैसे केएमसी के बजाय अफसरान की जेबों में गए। इनका अगर ऑडिट कराया जाए या किसी तहकीकाती इदारे से इसकी तहकीकात कराई जाए तो कई अरब रुपए वसूल किए जा सकते हैं इन अफसरान से। ये अफसरान जो हैं छोटे मामूली ग्रेड के अफसरान हैं, ये करोड़पति हो चुके हैं, कई 100 गज के बंगलों में रहते हैं, कई करोड़ रुपए मालियत की इनकी जायदादें हैं। इसके साथ साथ जो है डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने इलाके में गैरकानूनी कामों को रोके। कमिश्नर कराची की ये जिम्मेदारी थी कि गैरकानूनी कामों को रोके, लेकिन इसकी मुसलसल ज़राए अबलाग की जानिब से मुसलसल निशानदेही की जा रही है। शहरी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि उनको सरकारी और गैर कानूनी पार्किंग में हिरासा करके ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए जाते हैं। इसके साथ एक जो खतरनाक सूरत हाल ये है कि अगर कोई शहरी सरकारी नर्क से ज़्यादा पैसे देने से मना करता है तो उसको वापस जदुकूब किया जाता है, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया जाता है, संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। शहरी जो है इस वक्त अपील कर रहे हैं रेंजर से कि वो आके इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि इससे अच्छा फरीद आलम, ये बताइएगा कि नैब कराची में और इसके साथ साथ एंटी करप्शन सिंध एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत फाल है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यौमिया बुनियादों के ऊपर लाखों रुपए की खिलाफे कानून वसूली की जा रही है पार्किंग फीस के नाम के ऊपर। किस इदारे की जिम्मेदारी है? कमिश्नर इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे तो और कोई नहीं है, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अथॉरिटी जो ऐसे खिलाफ कानून पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके? और जिन अफसरान के दरमियान इस रकम की तकसीम होती है उनके खिलाफ किसी ऐसे इदारे ने, एंटी करप्शन इदारे ने क्या कभी कोई कार्रवाई नहीं की? जी बिल्कुल, देखिए इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो होती है मेयर कराची की, उसके बाद ज़िला बल्दियात की जो चेयरमैन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में जो गैरकानूनी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है या गैरकानूनी पार्किंग लगाई जा रही है उसको रोके। उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है वज़ीर बल्दियात की आती है, सेक्रेटरी बल्दियात की आती है, ये लोग भी कार्रवाई नहीं करे तो उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है चीफ सेक्रेटरी की आती है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सूबे के, वो इस पर कार्रवाई करें, लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं करते। रही बात एंटी करप्शन की और नैब की, नैब और एंटी करप्शन में मुसलसल दरख्वास्तें जा रही हैं, शिकायतें की जा रही हैं। एंटी करप्शन की जानिब से जब उनको ज़रूरत होती है उनको अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तो वो एक लेटर भेज के इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो इंक्वायरी ख़त्म कर दी जाती है। 1.5 साल पहले भी एक इंक्वायरी शुरू हुई थी जब गैर कानूनी, देखें गैर पार्किंग के अंदर 2 तरीके से फीस ली जा रही है, एक तो सरकारी रसीदों पे फीस ली जाती है, जाली रसीदों पे फीस ली जाती है। 1.5 साल पहले जब एक कार्रवाई हुई थी, एक कमेटी बनी थी केएमसी की, उसने छापे मारे, वहां से गैर कानूनी रसीदें पकड़ी। फरीद आलम, आपने कराची से बताया कि चार्ज पार्किंग माफिया बेकाबू है और किस तरीके से शहरियों से एक तो ज़रूरत से ज़ायद जो पैसे मुख्तस हैं उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ किस तरह बल्दिया उज़्मा कराची की इंतज़ामिया मिल के गैर कानूनी पार्किंग भी बनाए हुए है और लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं यौमिया। बटी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इंतहाई हसास और अहम मामला है वजारत दाखिला की मंजूरी के बगैर पाकिस्तानी बंदरगाह पर भारतीयों की तैनाती का मामला। ये अब एक तो इसका बैकग्राउंड बता दें, इस मामले का है क्या, और फिर वजारत दाखिला ने अगर मंजूरी नहीं दी तो किसकी इजाज़त से ये भारतीय लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं? फैसल, देखिए एक इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन मामला है कि पाकिस्तान की इंतहाई हसास और स्ट्रेटजिक नेचर की हामिल पोर्ट कासिम का जो बंदरगाह है वहाँ पर एक पाकिस्तान कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल वाक़या है। इस टर्मिनल के जो मेजॉरिटी जो स्टेक्स हैं या यूँ 75% तक जो इसके शेयर्स हैं वो डीपी वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी है, वो इसको होल्ड करती है। इस कंपनी के तवस्सुस से इस डीपी वर्ल्ड कराची में 2 भारतीय शहरियों को उनके इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनात करने का इंकशाफ हुआ और हैरान कुन तौर के ऊपर 15 मई 2018 को
इन 2 भारतीयों को, जिसमें जो नाम शामिल हैं डायरेक्टर रिजवान सुल्तान अली सुमरो, जो कि बाद में इसी कंपनी के चेयरमैन भी बने, और उसके साथ दीवान मनकोडी, दोनों भारतीय शहरी हैं। इनको यहाँ पर पाकिस्तान की हसास तरीन बंदरगाह के ऊपर वाक़या इस कंटेनर जो टर्मिनल था वहाँ पर इनको उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया। उसके बाद जब ये दोनों भारतीय शहरी यहाँ पर अपॉइंट किए गए तो इनका बैकग्राउंड जानना फैसल बहुत ज़रूरी है। जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं रिजवान सुल्तान अली सोमरो, ये एपीएम टर्मिनल इन्वेस्टमेंट भारत में उस कंपनी के हेड रह चुके हैं। उसके बाद ये भारतीय गुजरात में पिपाओ पोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर रह चुके हैं, और उसके साथ साथ मार्क्स लाइन इंडिया और श्रीलंका में भी ये खिदमात अपनी सर अंजाम दे चुके हैं। भारतीय शहरी भी हैं और इसी शोबे के साथ वाबस्ता हैं। उसके बाद दूसरे भारतीय शहरी जिन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया बतौर डायरेक्टर, दीवान मनकोडी, भारतीय शहरी हैं। इन्होंने नोवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर काम किया और भारत में लॉजिस्टिक कंपनी में भी ये काम कर चुके हैं। फैसल 15 मई 2018 को इनको यहाँ पर तैनात किया गया, और उसके बाद ये हमें इस बात की तस्दीक की है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी तौर के ऊपर जो एक मरासला जारी हुआ, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। ये सारा मामला उसके अंदर बयान किया गया कि SCCP को इन दोनों भारतीय शहरियों को पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान की हसास तरीन पोर्ट पर वाक़या कासम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के जो कंपनी रन कर रही थी यहाँ पर डीपी वर्ल्ड कराची, उसके यहाँ पोर्ट उसमें शामिल किया गया। उन्होंने अपनी खिदमात से अंजाम दी, लेकिन SCCP ने उनकी बतौर डायरेक्टर अप्रूवल नहीं दी। SCCP ने लॉ के मुताबिक वजारत दाखिला को लिखा कि इन भारतीय शहरियों की बतौर डायरेक्टर इस कंपनी में काम करने की इजाज़त से मुतल्लिक सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल की जाए। फैसल हैरान कुन तौर के ऊपर मई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक वजारत दाखिला की जानिब से इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वजारत दाखिला ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नवंबर में ही CIG की जानिब से चेयरमैन SCCP को लिखा गया कि ये 2 भारतीय शहरी पाकिस्तान की हसास तरीन पोर्ट पर बैठे यहाँ पर कंपनी के काम कर रहे हैं, जहाँ पर हसास तरीन इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, दीगर मालूमात हैं, तो वहाँ पर क्या आपने इनकी अप्रूवल दी है, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन किया गया है, क्या आपकी जिम्मेदारी है। उस हवाले से फिर 4 दिसंबर 2018 को SCCP ने ये खत लिखा, जिसका जवाब दिया गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जानिब से कि हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस के इनका मामला भिजवाया है। अगर वजारत दाखिला ने इन भारतीय शहरियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी तो SCCP फर्दर अपनी प्रोसीडिंग इस मामले के अंदर आगे बढ़ाएगा। लेकिन वजारत दाखिला से जानिब से जब ये इसकी मंजूरी ना मिली तो हमने दोबारा मौक़िफ़ हासिल किया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। SCCP ने इस बात की हमें तस्दीक की है, तर्जुमान SCCP ने, कि इस कंपनी ने, डीपी वर्ल्ड कराची ने, कासिम इंटरनेशनल कंटेनर ने SCCP को 12 दिसंबर को आगाह किया कि इन दोनों भारतीय शहरियों को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग कर दिया गया है। आप ये देखिए कि तकरीबन वो 7 माह तक वो यहाँ इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे, मालूमात तक रसाई उनको थी। और इंपॉर्टेंट मामला ये है कि कराची के अंदर जो माजी के अंदर हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो भारत की कराची के अमन को गारत करने के हवाले से भारतीय किरदार था, हम देखते हैं कि कुलभूषण जाधव जिसको गिरफ्तार किया गया, वो भी पोर्ट एरिया में चाबहार पोर्ट के अंदर बैठकर यहाँ पर उसका आना जाना, और उसने इस बात का एतराफ़ किया था कि उसने कराची के हालात को ख़राब करने के लिए, कराची के अमन व अमान को गारत करने के लिए उसने किस तरीके के साथ मनसूबाबंदी की। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो भारत के अंदर इसी शोबे के साथ वाबस्ता रहे, उनको हमने अपने हसास तरीन पोर्ट के अंदर काम करने की, बतौर डायरेक्टर उसके काम करने की इजाज़त दी। और उसके साथ इस अरसे के दौरान SCCP की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से और पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के मामला भी काफ़ी गड़बड़ है, उनका परमानेंट हेड नहीं है, जिसका मामला हमने टेकअप किया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी थी कि उसके हदूद में वाक़ एक कंटेनर टर्मिनल को कौन से लोग आके ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इस जानिब तवज्जो मबजूल नहीं की। लेकिन अब जब अल्टीमेटली वजारत दाखिला की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं मिली तो उनको वापस जाना पड़ा। इस बात की जब ये मामला टेकअप हुआ SCCP की जानिब से, अब SCCP ने तो अपना मामला क्लोज कर दिया, तो हम दूसरी जानिब CIG की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को लिखा गया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को लिखा गया है कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान के हसास तरीन बंदरगाह के अंदर भारतीयों को तैनात किया गया, उन्होंने यहाँ पर अपनी खिदमात से अंजाम दी, किन इदारों की, किन अफसरान की गफलत की वजह से इतना अरसा उन्होंने यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया। उन्हें पाकिस्तान के तमाम उस सेटअप तक, उसके इलेक्ट्रॉनिक डाटा तक उनको रसाई मिल चुकी थी, और उसके इस हकीकत के बावजूद कि SCCP की जानिब से उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, उनकी क्लियरेंस नहीं हुई थी, और ना ही वजारत दाखिला की जानिब से इन भारतीय डायरेक्टर्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई थी। ये बहुत हैरान कुन मामला है कि माजी के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के किसी अहम तरीन शोबे से वाबस्ता
भारतीयों को वहां पर उन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करने की कोशिश की गई हो, ये शामिल किया गया हो। किन लोगों ने इस सारे मामले का इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इस सारे मामले के अंदर उनको इंडक्ट किया। इस खबर के बाद मुताल्लिका हुकाम, मुताल्लिका महकमे जो हैं वो इस पर नोटिस लेंगे और जो कानूनी चाराजोई है उसको भी अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तानी अगर बैरून मुल्क कहीं भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर हों तो उन्हें फ़ौरन डीपोर्ट कर दिया जाता है या फिर उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन यह इंतहाई हसास मामला है जो आज के प्रोग्राम में हमने उठाया है। एक और अहम मामला, काजी नदीम इकबाल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आपकी खबर है महकमा औकाफ पंजाब शदीद माली बहरान का सामना है। वजह आप ये बता रहे हैं कि जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स, जो रकबा महकमा औकाफ के पास है उससे मुनासिब तरीक़े से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये बताइएगा, पंजाब में कितनी दुकानें, कितनी इमारतें हैं महकमा औकाफ की जो किराए पे हैं और इनसे किस फार्मूले के तहत किराया वसूल किया जा रहा है और कितने फ़ीसद रिकवरी है इनकी? देखें बासी साहब, हुकूमत पंजाब का जो खुद मुख्तार इदारा औकाफ है बड़ी अहमियत का अमल है। ये हुकूमत पंजाब से कोई ग्रांट नहीं लेता। इसकी अपनी जो कलेक्शन होती है वो कैश बक्सेस से होती है, ज़मीनों के किराए से होती है, पट्टादारी से होती है, लीज़ पे होती है। लेकिन देखने में ये आया कि 1960 से लेके अब तक कोई फार्मूला ही नहीं अपनाया गया जिसके तहत इसकी सालाना बुनियादों पर जो आमदन है उसमें इजाफा हो सके। इस वक्त पंजाब भर में जो सिर्फ दुकानें हैं और मकानात हैं उनकी तादाद 7000 से ज़्यादा है। पंजाब में हुकूमत पंजाब की वक्फ इमलाक पर 5800 दुकानें हैं और 1400 से ज़ायद मकानात हैं जिनको किराए पे दिया गया है। यही नहीं, पंजाब में 32 पेट्रोल पंप की साइट्स भी हैं जिनको लीज़ पे दिया गया और उनका किराया आता है। लेकिन हैरान कुन अमल ये है कि इन सब पंजाब में जो औकाफ के 11 जोन्स हैं उनमें से सबसे बड़ा जोन है लाहौर जोन। लाहौर जोन में ज़िला लाहौर आता है, ज़िला शेखुपुरा आता है, ज़िला कसूर आता है। लेकिन उसके बाद दूसरे जो जोन हैं उनमें भी सूरत तसल्ली बख्श नहीं है। 2017 में इस हवाले से रिव्यू किया गया तो देखा गया कि पोश इलाके जैसे अपर माल है, लिंक अपर माल के साथ 2 दुकानें हैं, मकानात हैं, उनका किराया भी चंद 100 के बराबर है। जबकि उसके साथ जो कमर्शियल दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके किराए ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स आसमान को छू रहे हैं। इस पर एक कमेटी बनाई गई लेकिन शोमे किस्मत उस कमेटी का इजलास भी नहीं हो सका। मौजूदा हालात में ये जो नई इंतज़ामिया आई है, सेक्रेटरी औकाफ ज़ुल्फ़िकार अहमद घुम्मन, उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स इकट्ठी की तो ये देखने में आया कि औकाफ की जो मिलाक हैं वो 3 हिस्सों में है। एक तो मकानात हैं, एक दुकानें हैं, एक वो प्रॉपर्टी है जो जिन पे पेट्रोल पंप्स हैं, इसके अलावा वो प्रॉपर्टी है जिन पे काश होती है और एक वो प्रॉपर्टी है जो अर्बन एरियाज़ में पाई जाती है। लेकिन किसी तरीके पर भी इनसे रिकवरी नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह देखी गई तो ये देखा गया कि पंजाब भर में सिर्फ़ और सिर्फ जो रेंट क्लर्क तैनात हैं 36 के करीब, उन्होंने पूरे को यरगमाल बना रखा है और उनकी मुनापली की वजह से महकमे को शदीद माली बहरान का नुकसान है और जो इदारा है वो आने वाले दिनों में शदीद माली बहरान से के ख़तरात से दो चार है। इस पर जो फ़ैसला किया गया वो ये कि फौरी तौर पर एक कमेटी बना दी गई है। जो पंजाब के 11 जोन हैं, बादशाह मस्जिद और दादावार समेत मजमूई तौर पर 11 जोन हैं और उसके नीचे 41 सर्कल मैनेजर्स हैं और 37 इनके रेंट क्लर्क हैं। तो सेक्रेटरी औकाफ ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है आमदन के इजाफे के हवाले से, वो ये है कि तमाम जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो कमेटी के सरबराह बनाए गए हैं और उस कमेटी में मुतलका ज़िला का डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा, एक्साइज एंड टैक्सेशन का नुमाइंदा और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का नुमाइंदा जो है उसको शामिल किया गया है। और कहा गया है कि जो भी आपने केस करना है उसकी इनका किराया मुंतकली का भी एक अलग तरीका है। अगर एक यूनिट चाहे दुकान है चाहे मकान है, एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफ़र होनी है तो वो एडवांस फ़ीस की मद में 50 महीने की फ़ीस लेते हैं और 20% किराए में इजाफा करते हैं। लेकिन अब शर्म का मकाम ये है कि एक मकान का किराया जो सिर्फ मौजूदा हालात में 2000 रुपये है उसमें 20% इजाफा कर भी दें तो वो कुछ नहीं बनता और वो महकमे को खसारे का ही सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अब ये फ़ैसला किया गया है कि जो मार्केट रेट होंगे मुतलका ज़िला के और तहसील के, उसके हिसाब से उसके किराएदारी रेट लगाए जाएंगे और किराएदारी मुंतकली के रेट्स लगाए जाएंगे। और जो भी कमेटी ये सिफारिशत भेजेगी वो सिफारिशत भेजेगी डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट को और स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उसकी रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद
अगर वो समझेगा कि ये ठीक है और वेरीफाई करने के बाद वो केस सबमिट करेगा सेक्रेटरी औकाफ को, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के तौर पर भी काम करते हैं, और वो इसका फैसला करेंगे कि इसको आगे करना है कि नहीं करना। लेकिन बट साहब यही ये बताइए कि मार्केट रेट्स के मुताबिक किरायाजात की वसूली और उसके साथ साथ जो किरायाजात अब वसूल किए जा रहे हैं उसके अंदर भी बसा औकात बेज़ाब्तियों की शदीद शिकायत सामने आती हैं। इन शिकायत के अजाले के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? स्पेशली औकाफ की ज़मीन की कीमती अराजी के ऊपर जहाँ पर मुख्तलिफ अफराद काबिज हैं, उस कब्जे को ख़त्म करवाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? नहीं बट साहब, इस हवाले से भी हमने बात की थी और इस पर हमने निशानदेही भी की थी, जिस पर एक कमेटी बन चुकी है जो कि बराह रास्त जो है डायरेक्टर स्टेट पंजाब जो हैं आमिर खान, उनकी सरबराही में बनाई गई है। वो एक इस्तेमाल के अच्छे अफसर, उनका शुमार जो है इस्तेमाल के अफसरों में होता है। उसमें एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर को शामिल किया गया है, मुतल्लिका सरकार मैनेजर्स को शामिल किया गया है। इब्तदाई तौर पे लाहौर से इस काम की इब्तिदा की जा रही है कि जहाँ पे कब्जे मौजूद हैं उनको वाज़ा करवाने के लिए एंटी करप्शन को इन्वॉल्व किया गया है। दुकानें और उसके बावजूद अगर महकमा औकाफ पंजाब माली बहरान का शिकार है तो इस पर ज़रूर गौर करना होगा सेक्रेटरी औकाफ को। कमेटियां बनाने से क्या सिर्फ काम चल जाएगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे हम बात करेंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ तज़किरा करेंगे। फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी होने के बायस जो मखसूस लॉबी है दरामदी गैस के ख़िलाफ़ वो मुतहर्रिक हो गई है और उनके भी कुछ ख़ास इनिशिएटिव हैं। इसके साथ साथ हम कुछ चीन से दरामदात का जो सैलाब है उस पर एहतजाज बढ़ने लगा है, हुकूमती ऐवानों में क्या हो रहा है, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक मसला पहले भी अपने प्रोग्राम में हम इसको लेकर बातचीत करते रहे। पाकिस्तान में गैस बहरान, फिर इसके साथ साथ जो फर्नेस ऑयल लॉबी है वो खासी मुतहर्रिक रहती है। गैस की इंपोर्ट पे, गैस पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगर डिपेंडेंट हो जाए तो फर्नेस ऑयल लॉबी को अच्छा खासा नुकसान भी होता है। और अब फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद होने के बाद ये मखसूस लॉबी एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गई है। बट सब अब की बार क्या तरीक़ा वारदात है इस लॉबी का और तवक्कुआत इनकी क्या हैं? दरअसल जैसे कि आपको याद है हमने 6 माह तक इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाई कि किस तरीके के साथ फर्नेस ऑयल लॉबी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए गैस बहरान मुमकिन तौर के ऊपर पैदा हो सकता है। चूँकि फर्नेस ऑयल लॉबी के जो उनका कारोबारी जो उनका एक तरीक़ेकार है उसको इंश्योर करना है, उसके लिए लाजिम है कि गैस की शॉर्टेज रहे और इसके नतीजे में माहाना बुनियादों के ऊपर हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें 5 से 10 रुपये का नुकसान पहुंच रहा था। फिर हमने देखा कि 12 दिसंबर को जब कराची में गैस बहरान ने शिद्दत इख्तियार की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया, इंक्वायरी की गई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि फर्नेस ऑयल की दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी और इजाफी फर्नेस ऑयल जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज तैयार करती हैं 30% तक वो खाम तेल से फर्नेस ऑयल तैयार करती हैं, वो अपने पैदावारी सलाहियत को यानी कि फर्नेस ऑयल कम तैयार करेंगी, पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल ज़्यादा तैयार करेंगी। वो इसके लिए अपनी काम करें, अपनी रिफाइनरीज को बेहतर बनाएं और इजाफी फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करें। इस मौके के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने के हवाले से पाबंदी आयद की गई, उसके बाद से अब ये फर्नेस ऑयल लॉबी परेशान है और मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और फिर हमने देखा कि अचानक RLNG पंजाब को फराहम करने वाली पाइपलाइन जो कि भोंग के इलाके में वाक़ थी, सादकाबाद के करीब, उसके अंदर देखते हैं कि वो अचानक उसको फट जाती है। मुख्तलिफ हुकाम से हमने बात करने की कोशिश की, अगरचे कि इंतज़ामिया इस बात को डिफरेंट एंगल दे रही है, ताहम सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के हुकाम का ये कहना है कि ये सबूताज है, डेलिब्रेटली इसके अटैम्प्ट करवाई गई है कि गैस की जो सप्लाई है उसको तातुल का शिकार किया जाए और एक मैसेज दिया जाए, उस लॉबी की जानिब से एक मैसेज दिया गया है कि अगर गैस की सप्लाई में इजाफे की कोशिश की जाएगी तो इस किस्म की फिर मजीद रुकावटें और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हैरानकुन तौर के ऊपर इस किस्म के जो हाई प्रेशर ट्रांसमिशन लाइन है, इस किस्म के वाक़यात देखने को नहीं मिले और स्पेशली उस इलाके के अंदर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की किसी किस्म की कोई हवाले की सिचुएशन नहीं है। उसके साथ अब जब फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद हो चुकी है और उसके साथ साथ हुकूमत चाहती है कि सस्ते फ्यूल की फराहमी हो, पावर प्लांट्स को सस्ते तरीन फ्यूल पर
और माहौल दोस्त फ्यूल पर रन किया जाएगा और वो RLNG है। और 12 जनवरी से RLNG की इजाफी इंपोर्ट के सिलसिले के अंदर भी काफ़ी शुरू की जा रही हैं। लेकिन हमने दिसंबर के अंदर बात करते हैं, जब 28 दिसंबर से हमारा जो दूसरा LNG का टर्मिनल है, पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम का टर्मिनल, उसको तकरीबन 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया एनुअल मेंटेनेंस के नाम के ऊपर। हमने कुछ सरकारी दस्तावेज पढ़ने का मौका मिला है, जिसके नतीजे में 2 माह कबल मुसलसल PLL कंपनी, पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी को, उनके MD को अदनान गिलानी साहब को ये बावर करवाया गया कि मौसम सरमा के अंदर गैस की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप गैस पोर्ट कंसोर्शियम के टर्मिनल का जो एनुअल मेंटेनेंस है उसको थोड़ा आप डिले कर दें, फरवरी या मार्च में जाके उसके एनुअल मेंटेनेंस करवाया जाए, ताकि दिसंबर जनवरी के अंदर जो गैस की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गैस सार्फिन को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रहे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर PLL कंपनी, अदनान गिलानी साहब पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम से इस एनुअल मेंटेनेंस के टाइम को एक्सटेंड नहीं करवा सके, उनको कायल नहीं कर सके, इस मामले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। और ये वही गैस पोर्ट कंसोर्शियम जिसके ऊपर $50 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया, 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ना तो हम उनसे जुर्माने की रकम वसूल कर सकी है PLL, और ना ही उस प्रोसीडिंग्स को हतमी शक्ल दी जा सकी है। तो जहां पर कंपनीज के इंटरेस्ट का मामला है, गैस पोर्ट कंसोर्शियम के टर्मिनल, उनके मालकान के इंटरेस्ट का मामला है, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है। जहां पर गैस सार्फिन को प्रोटेक्ट करना है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया है, वहां पर हमारे मुतलका हुकाम कामयाब होते दिखाई नहीं देते। तो ये बुनियादी वजह थी कि एनुअल मेंटेनेंस को एक्सटेंड न करवाने के नतीजे में इस गैस बहरान का हमें इन दिनों में सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब एक और बड़ा मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी के हवाले से टास्क फोर्स कायम की। इस टास्क फोर्स के चेयरमैन है नदीम बाबर साहब। इनके हवाले से हम मजीद बहुत डिटेल के साथ आने वाले प्रोग्राम में कुछ सरकारी दस्तावेज के साथ बात करेंगे। इस बात का इंकशाफ हुआ कि नदीम बाबर साहब जब इस सेक्टर के अंदर इस्लाहात लाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अपना पावर प्लांट ओरिएंट पावर प्लांट ने उनके खिलाफ नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से आलमी सालिसी अदालत में केस गया। तमाम प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर 2017 में ये मुकदमा हार गए। उन्हें 60 करोड़ रुपए नॉर्दर्न गैस कंपनी को अदा करने का अवार्ड हुआ, ऑर्डर किया गया, लेकिन उसके ऊपर मार्कअप भी था। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद नदीम बाबर साहब के इस पावर प्लांट की जानिब से ताहाल ये अदायगी नहीं की गई। नदीम बाबर साहब का हमने मौक़िफ़ हासिल किया तो उन्होंने कहा जी कि मैं अगस्त 2018 से ओरिएंट पावर प्लांट के साथ आप मुंसलिक नहीं रहा, और इस मामले को सिविल कोर्ट के अंदर, जो लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला था, उसको लाहौर की सिविल कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर आपने कुछ मजीद मालूमात करनी है तो आप ओरिएंट पावर से रब्ता कीजिए, मुझसे आप कुछ मत पूछिए। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस कंपनी के ओरिएंट पावर के जो शेयर्स थे आपके पास, क्या आपने फरोख्त कर दिए? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो बिल्कुल उसी तरह से मामला है जिस तरीके के साथ रज़ाक दाऊद साहब ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्कॉन अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन मफादात का ये सबसे बड़ा टकराव है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के टास्क फोर्स के चेयरमैन हो, आपकी कंपनी के जिम्मे वाजबात हो, आप लिटिगेशन के अंदर हो, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर आप असर अंदाज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी मजीद तफसीलात और दस्तावेज आने वाले दिनों में अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जानिब फर्नेस ऑयल लॉबी का एक और काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है कि हमारी FWO की कंपनी फ्रंटियर ऑयल कंपनी ने माचीके से तारो जब्बा तक ऑयल पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया कि हमें टैंक लॉरीज के जरिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। IFM के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल होता है, महंगे दाम के ऊपर हमें ट्रांसपोर्टेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो हमें पाइपलाइन बिछानी चाहिए। अब उस पाइपलाइन को बिछाने के हवाले से भी फर्नेस ऑयल लॉबी की जानिब से भरपूर मुखालफत का सिलसिला जारी है, और इंटरस्टेट गैस सिस्टम कंपनी और उसके MD मुबीन सोलह साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंटियर ऑयल कंपनी की ये पाइपलाइन ना बिछ सके। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर ब्रीफिंग तलब की है फ्रंटियर ऑयल कंपनी की जानिब से कि उनके प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, किस तरीके के साथ इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होना है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब देखना यह होगा कि क्या फर्नेस ऑयल लॉबी की काविशें कामयाब होती हैं, ये कौमी खजाने और अवाम को प्रोटेक्ट करते हुए हम गैस की सप्लाई को बेहतर करने में कामयाब होते हैं। बड़े सब वन लाइन बता दें, भोंग पाइपलाइन धमाका, क्या फर्नेस ऑयल लॉबी के साथ इसके ताने बाने जुड़ते हैं? आपको क्या समझ आ रही है? मुख्तलिफ हुकाम से बात की जो इस शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इस बात के ऊपर ठोस यकीन है कि ये उस लॉबी की मुबैना तौर के ऊपर, उस लॉबी की मज़मूम मकासद की ही एक अक्कासी है जिन्होंने इस पाइपलाइन को सबूताज करवाया है, इसको धमाके से इसको ब्लास्ट करके कि जो RLNG की इजाफी सप्लाई है वो सिस्टम में शामिल न हो,
गैस का शॉर्टेज क्रिएट रहे और अल्टीमेटली आपको फर्नेस ऑयल ही इस्तेमाल करना पड़े। ठीक, एक और भी सवाल है कि ज़ेरे ज़मीन ये लाइन कैसे फट गई और ये एकदम से ये धमाका कैसे हो गया। बहरहाल जी, गैस की फराहमी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में इस लाइन के फटने के बाद मुअत्तल है। सैयद नवीद जमाल साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नवीद जमाल साहब, आपकी खबर है पिछले 5 सालों में रेलवे की आमदन तो बढ़ी है लेकिन खसारा भी साथ साथ बढ़ता गया है। क्या आदाद शुमार हैं साल 2013 से लेके 2018 तक? 2013 में खसारा कितना था रेलवे का? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब ख़त्म हुई, साद रफ़ीक साहब गए तो तब खसारा कितना रहा? देखें जी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उस वक्त जो है ना वो जो आदाद शुमार जो हमारे पास आए हैं उसमें यह है कि 2012-13 में जो पाकिस्तान रेलवे के जो रेवेन्यू थे वो 18.78 बिलियन था और इसके अखराजात जो है ना 48 अरब के करीब थे और नुकसान जो है ना वो 30 अरब था। इस तरह 2013-14 में जो है ना आमदनी जो है ना वो पिछले साल की निस्बत 22 अरब थी, 22 अरब से ज़ायद थी और अखराजात 55 अरब से ज़ायद थे। और इस तरह जो पाकिस्तान रेलवे का जो नुकसान था वो 32 अरब था। इस तरह 2014-15 में पाकिस्तान रेलवे का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 31 अरब हो गया था और अखराजात भी साथ साथ बढ़ते गए और वो तकरीबन 59 अरब के करीब हो गए। इसी तरह जो है ना वो जो नुकसान है वो 27 अरब के करीब पहुँच चुका था। 2015-16 में 36 अरब से ज़ायद की रेवेन्यू था रेलवे का और 63 अरब से ज़ायद जो है ना रेलवे का जो है ना वो अखराजात थे और खसारा जो है ना नुकसान जो है ना वो 26 अरब था। इसी तरह 2016-17 में 40 अरब के करीब जो है ना वो इनका रेवेन्यू था और 80 अरब जो है ना इनके अखराजात थे और नुकसान का जो तखमीना जो लगाया गया वो 40 अरब से ज़ायद था। 2017-18 में जो है ना 49 अरब से ज़ायद इनके रेवेन्यू था और 86 अरब जो है ना वो इनका अखराजात थे और 36 अरब के करीब इनके नुकसानात थे। अभी 2018-19 में जो उन्होंने तखमीना लगाया गया रेवेन्यू का वो है कोई 60 अरब और उस पर वो उनका कहना है कि जी 90 अरब अखराजात आएंगे और रेलवे का जो है ना वो तकरीबन 30 अरब का वो कह रहे हैं कि 30 अरब तक इनका खसारा हम रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है ना रेलवे का जो ट्रैक है वो 11,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक है और उसमें से जो 77% ट्रैक जो है ना वो ज़ायदुल उम्र है, अपनी एज जो है ना वो ख़त्म कर चुका है, उससे गुजार चुका है। इसमें जो पाकिस्तान रेलवे की जो मेन लाइन है पेशावर से कराची वो 77% जो है ना वो अपनी एज गुजार चुकी है और इस तरफ जो ML2 है जो रोडी से पेशावर तक है, अटक कोटली से अटक जो है ना वो 83% जो है ना वो अपनी एज जो है ना गुजार चुकी है। पाकिस्तान रेलवे की जो ML3 जो है ना वो है रोडी से तो ताफ्तान ईरान बॉर्डर तक है, उसकी जो एज जो है ना वो 88% जो है ना वो गुजार चुकी है अपनी। और रेलवे के जो इस वक्त जो पुल हैं, जो ब्रिजेज़ हैं पूरे मुल्क में, वो कोई 86% पुल जो है ना ऐसे पुल हैं जो अपनी 100 साल से ज़ायद जो है ना अपनी एज गुजार चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ गुज़श्ता 5 सालों में जो है ना 230 ब्रिजेज़ जो है ना वो पाकिस्तान रेलवे ने उनको अपग्रेड किया, उसको दोबारा बहाली की गई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप बताता चलूँ कि पाकिस्तान रेलवे के पूरे मुल्क में जो है ना जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर कोई 3,390 के करीब जो रेलवे क्रॉसिंग है और उस पर जो ना 1514 रेलवे क्रॉसिंग जिस पे मैंड है कि जिस पे कोई चौकीदार या कोई बंदा खड़ा किया हुआ जो ट्रेन गुजरते वक्त उसको बंद करता है या उसको कंट्रोल करता है। और इस 1875 जो है ना वो रेलवे क्रॉसिंग ऐसी हैं कि जिन पे कोई बंदा नहीं है, वो अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जी इस वक्त जो है ना वो रेलवे जो इन अनमैन जो रेलवे क्रॉसिंग है इनको मैन रेलवे क्रॉसिंग में मुंतकिल करने के लिए 25 अरब का तखमीना लगाया है और इनमें जो है ना वो कोई
43 के करीब जो है वो इंतहाई ख़तरनाक जो है वो रेलवे क्रॉसिंग है, जिन पे आए रोज़ जो हम देख रहे होते हैं कि हादसा होते हैं। और अब तक जो पिछले 5 सालों के दौरान अच्छा निवेदिया साहब ये बताइएगा कि माजी का आपने खसारा बता दिया, आमदन भी बता दी, तो अब नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और शेख रशीद साहब बड़े एक्टिवली चीज़ों को परसू कर रहे हैं, तो अब क्या टारगेट सेट किया गया है कि किस साल में जाकर ये खसारा मुनाफे में बदल जाएगा और फिर परमानेंटली पाकिस्तान रेलवे मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा और ये जो सारे मसाइल हैं रेलवे क्रॉसिंग के और दीगर भी हल हो जाएंगे? कोई हदफ मुकर्रर किया गया है, कोई साल मुंतखब किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त जो मेन वजह यह है कि पाकिस्तान रेलवे के पास जो है ना वो एम्प्लॉयज़ की तादाद कोई 73,000 से ज़ायद है, ठीक है। और इसके बाद जो है पाकिस्तान रेलवे का जो जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है सालाना, उसमें 55 अरब रुपए जो है ना वो इनकी पेंशन और सैलरी की मद में चला जाता है। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के पास कोई 1,18,000 जो है ना वो पेंशनर ऐसे हैं जो पाकिस्तान रेलवे से पेंशन हासिल करते हैं और कोई 73,000 जो ना एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो सैलरी हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे से। और इस वक्त जो अभी रिसेंटली जो बताया गया था कि रेलवे में कोई 23,000 से ज़ायद जो है वैकेंसी वेकेंट पड़ी हुई है और वो हुकूमत कोशिश कर रही है कि इन पे इसको कवर। जिस तरह आपने कहा कि जी प्रॉफिटेबल अदारा बनाने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी पिछली गवर्नमेंट की तरह इस गवर्नमेंट में भी वजारत रेलवे ने वफाकी काबीना को एक रिक्वेस्ट की थी कि जो 55 अरब रुपये जो सैलरी और पेंशन की मद में पाकिस्तान रेलवे को बर्दाश्त करना पड़ता है, ये दूसरे इदारों की तरह अगर वफाकी हुकूमत ये 55 अरब रुपये जो ना वो अदा करे पेंशन और सैलरी की मद में, तो पाकिस्तान रेलवे को आइंदा कुछ अरसे में, कुछ चंद सालों में इसको प्रॉफिटेबल इदारा बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में जो ना वो शेख रशीद साहब ने अभी रिसेंटली कोई जब से ये आया है कि 10 से 12 ट्रेनें जो ना वो पैसेंजर ट्रेनें में इजाफा किया हुआ, इसी तरह फ्रेट ट्रेनें भी चलाने का इरादा रखते हैं। ठीक, सैयद नवीद जमाल साहब, रेलवे के रेवेन्यू में जिस तनासुब से इजाफा हुआ, तो इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खसारा जो है पिछले 5 सालों में उसी तनासुब से बढ़ता भी गया। इकबाल भट्टी, सैयद नवीद जमाल, फरीद आलम, इब्राहिम रिंद और काजी नदीम इकबाल आप हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।